Hello and welcome dear students to Unacademy's JEE channel. This is JEE Live Daily and you are watching lecture number 5 of ellipse. तो बच्चों मैं समीर चिंचोलीकर हूँ, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और इस चैनल के ऊपर हम यहाँ पे जो जो चीज़ें कवर कर चुके हैं सारे बच्चे आएंगे इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो 12th का सिलेबस है, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि यहाँ पे पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है। कुछ इक्के दुक्के आपके बोर्ड्स के टॉपिक बचे होंगे तो मुझे पता नहीं, बट अदरवाइज आप यहाँ पे सारे ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग कैलकुलस, आपका यहाँ पे वेक्टर्स एंड 3D मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, ये जो आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे यहाँ पर देख पाओगे। प्रोबेबिलिटी वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो 11th का सिलेबस है उसमें भी यहाँ पे इलिप्स चल रहा है और हाइपरबोला के साथ ही यहाँ पर आपका पूरा ही सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। सो आई गेस सारे बच्चे यहाँ पे एडवांटेज लेंगे इस पर्टिकुलर चैनल का और अपने जो जेई है उसके अंदर कुछ अच्छा कमाल करके दिखाएंगे, ठीक है। दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर कि आपके इतने रेगुलरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पूरी तरह से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ पर ये सब नहीं पता था तो इसको जल्दी से पता करो, अपने प्लेलिस्ट जाके चेक करो इस चैनल के ऊपर और जल्दी से अनअकैडमी जेई चैनल को सब्सक्राइब भी करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि आपके इस तरह के लाइव सेशंस यहाँ पर रेगुलरली हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लाइव सेशंस कौन कौन ले रहे हैं बच्चों? आपके लाइव सेशंस यहाँ पर नमो सर, पारस सर, जयंत सर और मैं ले रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, एंड आपको यहाँ पर अगर सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आपने जल्दी से लाइक भी करना चाहिए और इन लेक्चर्स को शेयर भी करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ और उनकी भी मदद कर पाएँ, ठीक है। हालांकि हमारी जो अनअकैडमी जेई की फैमिली बढ़ रही है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान आप सभी बच्चों का ही है, जो इतना बढ़िया फीडबैक अपने जो है जो स्टूडेंट के साथ में आप मिलते जुलते हो, जो अपने दोस्तों से मिलते हो, उनके साथ में आप जब बहुत अच्छा फीडबैक शेयर करते हो तभी उन लोगों को भी मन करता है कि हम भी ऑनलाइन मोड के थ्रू यहाँ पर अपनी जेई की तैयारी करना चाहेंगे, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन एंड इट वाज रियली अ ग्रेट जर्नी। यहाँ पर हमने 8 महीने, शायद 8 से 9 महीने यहाँ पे ऑलरेडी मेहनत की है इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर, हम चारों ही टीचर्स ने। और यहाँ पे आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी देख के हमें लग रहा है कि आप सब भी हैं यहाँ पे बड़ी मेहनत के साथ में अपनी जेई को अच्छे तरीके से यहाँ पे देना चाहते हो, अच्छी रैंक यहाँ पे निकालना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको बच्चों कनेक्टेड रहना है हम सभी टीचर्स के साथ में और आपको अगर यहाँ पे रेगुलरली नोट्स और अपडेट्स लेना है, देन अनअकैडमी का एक ग्रुप है टेलीग्राम ऐप के ऊपर जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और वो ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल ब्राउजर में जाके लिखो tinyurl.com/jlivechat एंड यू विल गेट परमिशन टू ज्वाइन दैट ग्रुप, जिसके अंदर ऑलरेडी हमारे साथ लगभग 29 to 30,000 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। ऑलराइट, एंड एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जरूर लेना चाहिए यहाँ पर अगर कोई नया है तो अबाउट अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस बच्चों एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अगर लाइव क्लासेस अटेंड करनी है देन यू विल हैव टू पे अ बिट ऑफ फीस, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रखी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे एडवांटेज मिले अपनी जेई के प्रिपरेशन में, ठीक है। यहाँ पे बढ़िया बात क्या है कि हम चारों ही टीचर्स वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो आप अगर ट्रांजिशन करते हो फ्रॉम अनअकैडमी जेई चैनल टू दैट अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म तो आपको वहाँ पे समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। आप बहुत जल्दी वहाँ पे अपने टॉपिक्स को फ्लो में लाके उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे खास फीचर है बच्चों ये है कि आपके डाउट डिस्कशन सेशंस के लिए अलग से क्लासेस रखी जाती हैं और जो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है नेशनल लेवल का चल रहा है और सारे ही टेस्ट आपके कंप्यूटर बेस्ड पैटर्न में लिए जाते हैं, नए पैटर्न के हिसाब से लिए जाते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया लग पाए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है या फिर अगर अच्छी नहीं चल रही है तो आपने वहाँ पे कितनी और मेहनत करके अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया बनाना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप अनअकैडमी प्लस के बारे में जानते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं जानते हो तो आप जा सकते हो unacademy.com/plus पर और वहाँ पे जो IIT जेईई का सेक्शन है उसको एक्सप्लोर करो। हमारे साथ साथ यहाँ पे इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक ही टॉपिक अगर मल्टीपल एजुकेटर्स से पढ़ना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी कोर्स को या टीचर को या किसी एक टीम को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हमारी टीम अलग से बिल्कुल डेडिकेटेड बैचेस ले रही है, सारे बच्चों की मदद कर रही है, ठीक है। लेकिन आप तब भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, और भी टीचर्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हो।
उनसे भी डाउट्स क्लियर करवा सकते हो, उनके भी जो स्टडी मटेरियल वो दे रहे हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो एक बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको फैमिली मिलेगी टीचर्स की, जो आपकी यहाँ पे पूरी तरह से मदद करने के लिए रेडी है, ठीक है। सो ये बात अनअकैडमी प्लस को काफ़ी अलग बनाती है कि यहाँ पे हम पूरी तरह से अपने IIT JEE गोल के ऊपर फोकस्ड रहते हैं। उसके लिए जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, अगर आपको यूज़ करना है आप यूज़ करो। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, आप 11th के बैच में बैठना चाहते हो, बिल्कुल बैठो। अगर आप 10th के स्टूडेंट हो और आप 12th के बैच में बैठना चाहते हो क्योंकि आप थोड़ा आगे चल रहे हो, बिल्कुल बैठो। यहाँ पर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर बैच ज्वाइन किया है तो वहाँ पर आपको पूरे साल भर क्लासेस वहीं अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ अनअकैडमी प्लस। आप ये सारी चीज़ें बच्चों लाइव क्लासेस मोबाइल पर भी ले सकते हो अगर आप डाउनलोड करते हो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में प्लस प्लेटफॉर्म वाले सेक्शन में जाके, प्लस सेक्शन में जाके अपने गोल मतलब IIT JEE को बस सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से आपके यहाँ पे जितने भी फैसिलिटीज मैंने बताई हैं सारी ओपन हो जाती हैं एंड यू कैन एक्चुअली सी द डिफरेंस कि यहाँ पर आपका जो प्रिपरेशन है वाकई इंप्रूव हुआ है और आपके रैंक भी डेफिनेटली अच्छी तरीके से बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग प्लान से बच्चों कि आप कितने टाइम के लिए यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो, 1 महीने से लेकर 24 महीने तक आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपके लिए बेस्ट पर्टिकुलर ड्यूरेशन क्या रहेगा फॉर योर प्रिपरेशन। यहाँ पे हाईलाइट करके जो बताए गए हैं 12 महीने 24 महीने वो रेगुलर इंटरवल्स हैं जहाँ पे बच्चे प्रीफर करते हैं टू ज्वाइन प्लस प्लेटफॉर्म। जैसे आप यूजुअल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी करते होंगे, आप या तो 1 साल या फिर 2 साल के लिए एंगेज रहते होंगे ताकि आपका पूरी तरह से JEE का प्रिपरेशन हो पाए, ठीक है। सो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की बात अगर आप देखते हो बच्चों तो यहाँ पर आपको 12 महीने मतलब 1 साल के लिए अगर पढ़ना है तो केवल आपको 30,000 रुपीज़ लग रहे हैं, वो फर्दर कम हो जाते हैं टू 27,000 रुपीज़ अगर आप समीर लाइव कोड यूज़ करते हो तो, ठीक है। सो आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करके अपनी प्राइजेस और ज़्यादा अफोर्डेबल कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको कभी भी मैथ्स में दिक्कत आ रही है यू कैन ऑलवेज यूज दिस कोड एंड जॉइन अनअकैडमी प्लस फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन। काफ़ी सारे बच्चों को डर लगता है मैथमेटिक्स से, ठीक है। आई होप मेरे लेक्चर्स देखने के बाद में आपको एटलीस्ट डर तो नहीं लगता होगा, है ना। सो दैट इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट, है ना, कि आपको मैथ से डर नहीं लग रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप इज कि हम उसके अंदर और एक्सेल कैसे करें, है ना। डाउट्स आपको आ रहे हैं तो डाउट्स क्लियर कैसे करें, वो अनअकैडमी प्लस के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है, ठीक है। चलो तो आज के बच्चों जो आपने टॉपिक्स देखे ही होंगे यहाँ पे, जैसे आपने टाइटल में देखा होगा, आज हम कॉर्ड और टेंजेंट 2 चीजें आज के लेक्चर में पूरी तरह से कवर करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, आज पारस सर की क्लास नहीं हो पाई क्योंकि पारस सर की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही जल्दी आपकी यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पे अभी फोकस करते हैं अपने मैथमेटिक्स के कंटेंट के ऊपर, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिस्कशन कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। सो ये आई गेस बहुत ही सिंपल डिस्कशन रहने वाला है क्योंकि हमें 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन लिखते पहले से आता है। बस ये जो दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि यार ये P और Q को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का इक्वेशन इतना बड़ा सा कैसे बन गया, ठीक है। वैसे आप देखने जाओगे तो इसके अंदर 3 ही टर्म्स हैं, एक x वाला टर्म है बाकी उसका कोएफिशिएंट है, एक y वाला टर्म है बाकी उसका कोएफिशिएंट है, और एक कांस्टेंट टर्म है जैसे लाइन के इक्वेशन में होता है, ठीक है। सो वी वांट टू जस्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ PQ। क्या करना चाहते हैं हम यहाँ पे, बस PQ का इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, आप यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्मेट की मदद से अगर लाइन की इक्वेशन लिख लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो वो हम यहाँ पे करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो अल्फा और बीटा क्या है, आपके P और Q पॉइंट्स के पैरामीटर हैं, ठीक है। और P और Q पॉइंट्स के पैरामीटर हैं, तो आप यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट कैसे लिख पाओगे, A cos अल्फा एंड B sin अल्फा, इस तरीके से लिख पाओगे। और आप Q का कोऑर्डिनेट कैसे लिख पाओगे, A cos बीटा एंड B sin बीटा। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वाला डिस्कशन हमने काफी पहले कर लिया है, शायद मंडे वाले लेक्चर में हमने किया था। अगर किसी ने मिस आउट किया है तो वो जाके देख सकते हैं। ओके, तो PQ का इक्वेशन अगर मुझे लिखना है तो यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म क्या सजेस्ट करता है कि आप इस तरह से प्रोसीड करो, y माइनस y1 मतलब B sin अल्फा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब B इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन x2 माइनस x1 मतलब a इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा एंड इंटू x माइनस x1 मतलब कितना हो जाएगा, a कॉस अल्फा। इस चीज को अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक नॉलेज से अगर सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ था वो आंसर नजर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या निकलने आने वाला है, x बाय a cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस y बाय b साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर ये बाय 2 वाली क्वांटिटीज क्यों आ रही है।
क्योंकि आप यहां पे लगाना चाहते हो साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी कितना हो जाएगा, y माइनस बी साइन अल्फा इज इक्वल टू बी के साथ में आएगा यहां पे 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ यस बीटा प्लस अल्फा अपॉन 2। और उसी तरह से नीचे भी यहां पे हम अप्लाई करना चाहते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। सो कॉस सी माइनस कॉस डी के अंदर क्या आता है, माइनस टू टाइम्स साइन ऑफ अल्फा सॉरी साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 एंड साइन ऑफ बीटा प्लस अल्फा अपॉन 2, और साथ में जो आगे मल्टीप्लाई किया हुआ है वो तो वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। सो यहां से कुछ चीजें तो हो जाएंगी कैंसिल, जैसे कि एक तो आपका 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको यहां पे साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। तो अब यहां पे कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर यहां पे आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें उम्मीद तो है कि पूरा आंसर यहां पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, यहां पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस ए साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 ये मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, माइनस ए साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई करना है, किसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, y माइनस बी साइन अल्फा, y माइनस बी साइन अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या बचा हुआ है, राइट हैंड साइड में b कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बचा हुआ है, b कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बचा हुआ है। इसके अंदर क्या है, x माइनस a कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहां पे आधी चीजें तो आपको दिखने लग गई होंगी ऑलरेडी, जैसे यहां पर y के साथ में आपके साथ में क्या आ रहा है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 आ रहा है, y के साथ क्या आना चाहिए, y के साथ यही आना चाहिए, y के साथ में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। वैसे x के साथ में क्या आना चाहिए, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, वो भी हमें RHS में अब नजर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे डेरिवेशन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके अंदर ज्यादा परेशानी वाली कोई भी स्टेप आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या क्या आ रहा है, माइनस a इंटू वाई इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ए बी इंटू साइन अल्फा के साथ में आ रहा है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। इक्वालिटी में क्या जाएगा, इक्वालिटी में बिल्कुल उसी तरह की टर्म्स आएंगी आपके पास में, यहां पे हो जाएगा b इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और क्योंकि यहां पे प्लस है वहां पे माइनस है तो माइनस साइन का बचेगा, माइनस साइन के साथ में आएगा आपका ए बी के साथ में कॉस अल्फा तो है ही, और आ रही है एक टर्म कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके टर्म्स हैं कौन कौन से, x और y वाले टर्म्स को साथ में लेते हैं और कांस्टेंट वाले टर्म को दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है। सिंपल चल रहा है सब कुछ। तो ये जो y वाला टर्म है इसको मैं x के साथ में ले जाना चाहता हूं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी लिखी हुई है हमारे पास, x की वैल्यू लिखी हुई है b x कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक है। इसके साथ में उस साइड जाके ये भी पॉजिटिव बन गया तो हो जाएगा प्लस ए वाई इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ये उस साइड ले गए हैं और ये माइनस वाली क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो वो भी प्लस हो जाएगी। ऑलरेडी यहाँ पे ए बी के साथ में कुछ लिखा हुआ है, वहां से भी ए बी के साथ में कुछ लिखा हुआ मिलेगा, मतलब ए बी कॉमन निकल के आ सकता है। तो यहां लिखा हुआ है आपके पास में साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 एंड एक्स्ट्रा जो यहाँ पे कॉस वाली क्वांटिटी आ रही है वो यहाँ पे बिल्कुल सिमेट्रिक सी नजर आ रही है, जैसा साइन के अंदर लिखा है वैसे ही कॉस के अंदर भी लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यूज हैं क्या ये किसी फॉर्मूले में आती है क्या, है ना। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी वाला फॉर्मूला होता है, यस कॉस ऑफ ए माइनस बी वाला फॉर्मूला होता है, वो यहां पर हम अप्लाई करके चीजों को कंप्रेस करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये जो a इंटू बी है इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। a इंटू बी से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहां पे ए बी से डिवाइड करने पे आपका b कैंसिल हो जाएगा, नीचे a बचेगा, ठीक है। उसके बाद में जब मैं ए बी से डिवाइड कर रहा हूं तो a कैंसिल हो जाएगा, y के नीचे b बचेगा, और उसके साथ में आ कितना आ रहा है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और राइट साइड में फाइनली कितना बचने वाला है, कॉस ऑफ a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा के आपके उसमें बचेगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। एक बार सारे बच्चे इसको अप्लाई करके देख ले फॉर्मूले को। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, ये हमारा कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा का आंसर है, कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा। क्लियर होता है इतना। अब ये याद रखने का थोड़ा सा बेनिफिट होता है, हालांकि ये याद रखने में थोड़ा से बच्चों को जो है उतना कन्वीनियंट फील नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले के फॉर्मूलेस काफी आसान से निकल के आ रहे थे।
बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आपने ये कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स वाला भी फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है। x बाय a इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस y बाय b साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। यहाँ पे थोड़ी सी क्योंकि फॉर्मूले के अंदर सिमेट्री है इसलिए याद भी आपको हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो अब ये याद रखने से फायदा क्या होगा कि हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या पूछ रहा है ये, इफ अल्फा एंड बीटा आर एक्सेंट्रिक एंगल्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड। हमने यहां पे अभी जो इक्वेशन देखी है वो किसी भी रैंडम कॉर्ड की इक्वेशन है, ठीक है। यहां पे लेकिन क्या करना चाह रहे हैं, अब पर्टिकुलरली फोकल कॉर्ड ऑफ इलिप्स का यहां पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो अल्फा बीटा अगर फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हैं तो आपको यहां पे tan ऑफ अल्फा बाय 2 इंटू tan ऑफ बीटा बाय 2 का वैल्यू निकाल के बताना है किसके बराबर आएगा, इन एक्सप्रेशंस में से किसके बराबर आएगा, ठीक है। सो अगर कोई बच्चा यहां पे कर पाएगा तो यहां पे लाइव चैट में आंसर बता सकता है, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी के लिए अजीब सा लग रहा है तो मेरा सॉल्यूशन फॉलो करना स्टार्ट करो। क्या कर सकते हैं यहां पे, अल्फा एंड बीटा आर एक्सेंट्रिक एंगल्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड, ठीक है। सो ये आपका अगर अल्फा और बीटा, लेट अस से पी पॉइंट जो है वो अल्फा है और क्यू वाला जो पॉइंट है वो बीटा है, तो मैं यहां पे पी क्यू का इक्वेशन तो अब जानता हूं, मैं किसी भी कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकता हूं अगर यहां पे उसके एंड पॉइंट्स अल्फा और बीटा है तो। कैसे लिख सकता हूं, अभी अभी हमने जो फॉर्मूला देखा है वही अप्लाई होगा, x बाय ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस y बाय बी इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये PQ का इक्वेशन है, लेकिन PQ में खास बात क्या है कि ये फोकल कॉर्ड है। क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है तो इसका मतलब ये कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। हमारा जो इलिप्स है उसका फोकस कहां पर है, इसका फोकस है हमारे पास में प्लस या माइनस a,0। यहां पे इस बात के ऊपर ध्यान दे बच्चे, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, प्लस या माइनस a,0, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि यहां पे दो पर्टिकुलर आपके इनपुट्स हो सकते हैं, इसका मतलब आपने यहां पे मल्टी करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। एक से ज्यादा आंसर्स बच्चों आप यहां पे निकाल के बता सकते हो शायद। तो अगर किसी बच्चे ने यहां पे आंसर देना स्टार्ट किया है तो वो और ज्यादा ध्यान से सोचे कि उन्होंने क्या मिस आउट कर दिया, ठीक है। तो हम पहले यहां पे प्लस a,0 सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस आइडिया, प्लस a,0 हम सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर 0 डाल दूंगा तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो आपके उसमें a ही डालने पे ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म बचेगा, a ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, e इंटू कॉस ऑफ, कितना बचेगा, e इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। और राइट साइड में क्या बचा हुआ है, राइट साइड तो आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो कितना है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो क्या मैं इनको कुछ तरह के सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या, मुझे कहां तक पहुंचना है, मुझे फाइनली अपने tan ऑफ अल्फा बाय 2 इंटू tan ऑफ बीटा बाय 2 तक पहुंचना है, tan ऑफ अल्फा बाय 2 इंटू tan ऑफ बीटा बाय 2 तक पहुंचना है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज अवर टारगेट, ठीक है। तो यहां पे मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखें। वैसे ही मुझे एक बहुत ही बढ़िया चीज नजर आ रही है, e जो है वो मैं ऐसा लिख पा रहा हूं, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। मुझे दिख रहा है कि ये e लिखा हुआ है, मतलब e के नीचे 1 होना चाहिए। कोई भी अगर यहाँ पे इंटीजर है तो उसको फ्रैक्शन बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि e अपने आप में एक फ्रैक्शन होगा, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन e अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसके नीचे 1 भी हम इमेजिन कर सकते हैं। और यहाँ पे लगा सकता हूं मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने का यहाँ पे मन क्यों कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखोगे तो वैसे ही कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, e+1 e-1, e+1 e-1 बनेगा अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूं तो, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके उसमें कोई फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के बराबर है, कोई एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के बराबर है, तो आप अगर ये चेंज करते हो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दोनों साइड, तो भी आपका इक्वलिटी जो है मेंटेन्ड होता है। दिस इज कंपोनेंटो डिविडेंडो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, डिवीजन में आ जाएगा आपका कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 एंड माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस, एक बार सिंप्लीफाई करके देखते हैं। न्यूमरेटर में फिर से क्या लगाना पड़ेगा आपको, cos c प्लस cos d, क्या लगाना पड़ेगा, cos c प्लस cos d। देखिए कितना आंसर निकलता है इससे, cos c प्लस cos d।
ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन किसके बराबर है, ऐसा हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ दिस प्लस दैट अपॉन 2। दिस प्लस दैट अगर करते हो तो कितना आता है, ये दोनों ऐड करके आपके पास में अल्फा बनेगा बस, क्योंकि बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बाय टू ऐड होके अल्फा बनेगा। सो फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ दिस प्लस दैट अपॉन 2, तो मतलब अल्फा अपॉन 2 बनेगा। एंड साथ में फिर से क्या आएगा, कॉस ऑफ दिस माइनस दैट अपॉन 2, दिस माइनस दैट, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, माइनस बीटा बचेगा, तो ये कितना आएगा, माइनस बीटा अपॉन 2। डिवीजन में क्या आने वाला है, डिवीजन में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा, cos c माइनस cos d, ठीक है। तो ये कितना होता है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ दिस प्लस दैट अपॉन 2। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा दोनों को ऐड करके, लेकिन फॉर्मूले वाला अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। और वैसे ही साइन के अंदर और कितना आएगा, दिस माइनस दैट, दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो माइनस बीटा बाय 2 आपके पास में बनेगा, ठीक है। ये आपके एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो रहे हैं। यहां पे अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यहां पे ये है कि दो दो कैंसिल करने के बाद में अगर आप ये माइनस साइन अंदर ले जाओगे तो आपका न्यूमरेटर में क्या क्या बच रहा है, कॉस ऑफ अल्फा बाय 2, साथ में आएगा आपका कॉस ऑफ बीटा बाय 2, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा। ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो आपके उसमें डिनोमिनेटर क्या बचेगा, साइन ऑफ अल्फा बाय 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाय 2, ठीक है। अगर आप यहां पे बनाना चाहते हो टैन, तो आपने क्या करना चाहिए, इनको उल्टा कर देना चाहिए। टैन अगर बनाना चाहते हो तो आपने इन चीजों को उल्टा कर देना चाहिए, यस और नो, ठीक है। अगर आप इसको उल्टा करोगे तो आपके उसमें कितना आ जाएगा, e माइनस वन अपॉन ई प्लस वन इज इक्वल टू टैन ऑफ अल्फा बाय 2 इंटू टैन ऑफ बीटा बाय 2। लेट अस सी कि ये हमारे पास में ऑप्शन में कहीं है क्या, e माइनस वन अपॉन ई प्लस वन, ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन, ए ऑप्शन है आपका, ठीक है, ए ऑप्शन है। ऑलराइट, सो ये ए ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया। अब और एक ऑप्शन कब जनरेट होगा, जब आप यहां पे माइनस ए कॉमा जीरो सेटिस्फाई करवाओगे तब, ठीक है। सो माइनस ए कॉमा जीरो, अब यहां पे पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, माइनस ए कॉमा जीरो अगर मैं डालता हूं तो यहां पे माइनस आएगा, तो यहां पे माइनस आएगा, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। बाकी राइट साइड वाला कैलकुलेशन वैसे ही चलने दो। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों ई के आगे एक एक माइनस लगा दो, दोनों ई के आगे एक एक माइनस लगा दो और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। सो दैट विल गिव अस 1 माइनस ई अपॉन कितना हो जाएगा, ई प्लस वन अपॉन 1 माइनस ई, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ऐसा कुछ होगा, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ऐसा कुछ बनना चाहिए, है ना। ओहो, एक बार फिर से देखें क्या बोल रहा है मैंने, क्या बोला मैंने, माइनस ए डालना चाहिए, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, ठीक है। तो यहां भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा, सब जगह माइनस 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 आएगा। सो लेट मी जस्ट डू इट वंस अगेन, लेट मी जस्ट चेक कौन सा आंसर मैच करेगा इस केस में, माइनस ई माइनस वन अपॉन माइनस ई प्लस वन, है ना। सो अब मैं अगर ऊपर नीचे एक एक खुद से अब माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना, ये हो जाएगा ऊपर ई प्लस वन और नीचे आएगा मेरे पास में ई माइनस वन, ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन। ये कहीं पे है क्या, ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन, हाँ ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारा सी वाला ऑप्शन है। और ये कब जनरेट होगा, जब यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जब मैं यहां पे लूंगा माइनस ए कॉमा जीरो तो ये कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। क्लियर हुआ सारे बच्चों को। सो अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है काफी टीडियस हो सकता था अगर हमें ये स्टार्टिंग वाली इक्वेशन नहीं पता होती तो, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू रिमेंबर सच थिंग्स, है ना। याद रखेंगे तो इस तरह के जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। क्लियर हुआ, ए एंड डी आर सेम, ओहो इज इट, तो यहां पे थोड़ा सा, हाँ यार ए एंड डी आर सेम, ओहो हो, चलो तो यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, है ना। ये कैसे चेंज कर पाऊंगा मैं, नन ऑफ दीज कर देते हैं इसको है ना, इसको नन ऑफ दीज कर देते हैं। अब ठीक है, अब आपका ए और सी आंसर ही सही आ रहा है। चलो गुड, गुड दैट यू हैव नोटिस दैट। और कोई यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं, आई गेस बाकी सारे ऑप्शंस तो आपके अलग अलग ही हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट टेंजेंट्स। एंड आई गेस अभी तक हम जहां तक पहुंच चुके हैं, इसके पहले जो हम यहाँ पे टेंजेंट्स के क्वेश्चन कर चुके हैं और हर बार जो हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे हैं, तो आपको इसका इंपॉर्टेंस ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि आप जो भी पेपर दोगे अपनी लाइफ में, चाहे मेंस का, चाहे बिट्स का, चाहे एडवांस का, आपको चाहे और भी दूसरे यहाँ पे एग्जाम्स के नाम ले लो, आपको टेंजेंट की इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेगी।
टेंजेंट की इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेगी, फिर चाहे आप सर्कल का टेंजेंट लिखो, चाहे पैराबोला का लिखो, चाहे आप इलिप्स का लिखो, ठीक है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हम यहाँ पे अभी इलिप्स का टेंजेंट का इक्वेशन देखना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम यही चीज सर्कल और पैराबोला के लिए कर चुके हैं, तो आपको आई गेस ऑलरेडी एक बेसिक आइडिया है, आपको बेसिक आइडिया है कि आपने स्टार्ट कैसे करना चाहिए। हमें यहाँ पे 3 अलग अलग फॉर्मेट्स में टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। ऑलराइट, सो आपके यहाँ पे जो सबसे पहला फॉर्मेट होता है वो कौन सा होता है? पॉइंट फॉर्मेट। अगर मैं आपको इलिप्स के ऊपर लाए करने वाला एक पॉइंट x1 y1 दे दूं, अगर मैं इलिप्स के ऊपर लाए करने वाला एक पॉइंट x1 y1 दे दूं, तो मैं यहाँ पे इसको पूरा लिख के नहीं दिखा रहा हूं। आई गेस सारे बच्चे अभी तक याद कर चुके हैं कि हम यहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट वाला टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए बस ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करते हैं। क्या क्या चेंज करते हैं? एक्स स्क्वायर के प्लेस में x x1 लिखना होता है, y स्क्वायर के प्लेस में y y1 लिखना होता है, एंड वी गेट अवर आंसर, ठीक है। सो ये अब मेरे ख्याल से बहुत पुराना हो गया है गेम, तो ये गेम बार बार अब नहीं खेलेंगे। क्वेश्चंस में अगर यूज करने की जरूरत पड़ती है तो हम बड़े आसानी से इसको खेल लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये आपका पहला जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है टेंजेंट का, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक्स स्क्वायर के प्लेस में x x1, y स्क्वायर के प्लेस में y y1 लिखने से आपको पॉइंट फॉर्मेट में टेंजेंट का इक्वेशन मिलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स अवर पैरामेट्रिक फॉर्मेट। पैरामेट्रिक फॉर्मेट की कहानी भी सारे बच्चों को पता है। हम ऑलरेडी पॉइंट फॉर्मेट में जो आंसर निकाल चुके होते हैं उसके अंदर x1 y1 को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर देना होता है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे x1 y1 पे क्या आंसर आ रहा है? x1 y1 पे आपका आंसर आ रहा है x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं x1 के प्लेस में a cos थीटा और y1 के प्लेस में b sin थीटा डाल दूंगा, तो थीटा के टर्म्स में मेरा आंसर क्या आ जाएगा? यहां पे जब मैं a cos थीटा डालूंगा तो एक a ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? ये बचेगा x cos थीटा अपॉन a, साथ में बचेगा आपके उसमें y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपने अगर पैरामीटर थीटा लिया है तो थीटा के टर्म्स में आंसर आएगा, पैरामीटर आपने अल्फा लिया है तो अल्फा के टर्म्स में आंसर आएगा। क्लियर है? यस, अगेन वेरी इजी। यस, और यहां पे जैसे अक्षय हमें आंसर बता रहा है नेक्स्ट पॉइंट का, विच इज स्लोप फॉर्मेट, ठीक है। स्लोप फॉर्मेट फिर से बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड हो गया है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फाइंड कर ली है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी? कि अगर एक लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज टेंजेंट टू इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, देन जो आइडिया है, जो यहां पे फॉर्मूला है वो क्या है? आपका c स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लास्ट क्लास याद है सारे बच्चों को? आपका c स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, और यहां पे अगर मैं अंडर रूट ले लूंगा तो मुझे यहां पे c के 2 आंसर मिलेंगे, प्लस एज वेल एज माइनस, ठीक है। जैसे हमारे पास में 2 आंसर सर्कल के लिए आते हैं, वैसे हमारे पास में 2 आंसर्स इलिप्स के केस में भी आते हैं। पैराबोला में ध्यान दें, पैराबोला में यहाँ पे प्लस माइनस वाला इशू नहीं होता है। पैराबोला में आंसर आता है हमारा y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, सीधा सीधा। आप अगर एक m की वैल्यू डालोगे तो आपको एक टेंजेंट मिलेगी यहां पे। लेकिन अगर मैं आपसे स्लोप 1 की टेंजेंट पूछूंगा, तो क्योंकि आपका जो इलिप्स है वो सिमेट्रिक है, तो स्लोप 1 की टेंजेंट अगर ऊपर की साइड बनी है तो एक नीचे की साइड भी बनेगी, जैसे सर्कल में होता था, ठीक है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे c के प्लेस में रिप्लेस कर दोगे तो आंसर दिख रहा है सारे बच्चों को, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस उज्जवल, बिल्कुल सही, ठीक है। सो इनको अब मेरे ख्याल से अप्लाई करने से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी क्वेश्चंस में जब मैं इसको यूज करूंगा तो, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस। लेकिन उसके पहले यहाँ पे जो हर बार स्लोप फॉर्मेट में दिक्कत आती है वो एक बार फिर से सोचते हैं, ठीक है। एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं हमारा जो यहाँ पे टेंजेंट्स की इक्वेशन है। मुझे पता है कि ये जो पर्टिकुलर टेंजेंट की इक्वेशन लिखी हुई है ये किस पॉइंट पे टेंजेंट है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मुझे पता है। वैसे ही जो आपका सेकंड फॉर्मेट है उसके अंदर भी ये जो टेंजेंट की इक्वेशन लिखी हुई है मुझे पता है कि किस पॉइंट पे वो इलिप्स को टच कर रही है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उस टेंजेंट का मुझे पता है। लेकिन ऐसा कुछ भी डिस्कशन यहां पे हुआ नहीं। हमें यहां पे एक कुछ अलग ही रीजन की वजह से टेंजेंट का इक्वेशन पता है। वो रीजन क्या है कि हमने यहां पे टेंजेंसी की कंडीशन पहले से पढ़ी हुई है, लेकिन किस पॉइंट पे टेंजेंट होगा ये हमको पता ही नहीं चला,
ठीक है। हाँ दुर्गा, यहाँ पे मेरे ख्याल से आपने जो पिछले के कुछ लेक्चर से वो देखना चाहिए। यहाँ पे टी पैरामीटर नहीं होता है बेटा, हमने यहाँ पे पैरामीटर निकालने के लिए बहुत मेहनत करी है। हमने ऑक्सिलरी सर्कल सीखा, उसके बाद में हमने एक्सेंट्रिक एंगल देखा, है ना, कुछ यहाँ पे जुगाड़ लगा के फिर हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि यहाँ पर आपका जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो a cos थीटा एंड b sin थीटा होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। मेंस संयम आज मेंस के साथ साथ एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके चलो। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम समझ में आया है बच्चों को कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का अलग से मुझे यहाँ पे रिजल्ट पता होना चाहिए। ठीक है, एंड दैट रिजल्ट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ऐसा आपको रिजल्ट याद करना है, ये बड़ा सा जो दिख रहा है ये आपको याद करना है। ठीक है, याद कर लो। तो ऐसा अगर बोल दिया जाएगा आपको तो आपको लगेगा नहीं यार ये मजा नहीं आया। ठीक है, सो ऑब्वियसली इसका डेरिवेशन देखेंगे हम कि ये कहां से आया। डेरिवेशन नहीं बोल सकते उसको, एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। ठीक है, कि आपके पास में अगर एक लाइन टेंजेंट है किसी इलिप्स को, तो वो किस पॉइंट पे टेंजेंट है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है उसका। ठीक है, सो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा आंसर आया है। हमने यहाँ पे इसके पहले भी इस तरह के प्रॉब्लम को फेस किया था। ठीक है, और हमने उसका आंसर भी निकाला था। ठीक है, जैसे सर्कल्स में भी हमने ये प्रॉब्लम फेस किया था। तो उसके केस में आपको करना क्या होता है, आपको टेंजेंट के दो अलग अलग फॉर्मेट को यूज करके उनको कंपेयर करना होता है। टेंजेंट के दो अलग अलग फॉर्मेट को लिखना होता है और उनको कंपेयर करना होता है, क्योंकि आपकी टेंजेंट की इक्वेशन तो वही है ना। हम यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, ये स्लोप फॉर्मेट है, ये स्लोप फॉर्म है। ठीक है, और ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। मतलब क्या है, टेंजेंट तो वही है, लेकिन उसी लाइन को लिखने के आपके पास में दो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, सो यहाँ पे उसी का हम यूज करेंगे। एक तरीका है हमारे पास में टेंजेंट लिखने का, वो ये है x बाय ए, ओहो, x बाय ए कॉस थीटा प्लस y बाय बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें अच्छी बात यह है कि मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑलरेडी पता है। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। दूसरी मेरे पास जो इक्वेशन है वो कौन सी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अब ये क्योंकि स्लोप फॉर्मेट है तो मैं अपना आंसर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी स्लोप के टर्म्स में निकालना चाह रहा हूं। यहां पे लॉजिक समझ में आ रहा है। स्लोप फॉर्मेट आप कब यूज करोगे, जब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस स्लोप की आपको टेंजेंट लिख के बतानी है। ठीक है, और भी मल्टीपल आपके वेज होंगे जिसके अंदर हम इसको यूज करेंगे, लेकिन सबसे बेसिक आइडिया तो ये है कि आपको स्लोप गिवन है, तो अगर स्लोप के फॉर्मेट में आपने टेंजेंट लिखी तो आंसर भी स्लोप के टर्म्स में निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। So for that what we are doing is we are trying to see कि थीटा और m किस तरीके से रिलेटेड है। बस इतना सही करना है आपको, थीटा और m किस तरीके से रिलेटेड है, क्योंकि ऊपर आंसर थीटा में है, मुझे नीचे आंसर m के फॉर्मेट में चाहिए। तो उसके लिए यहां पे ध्यान से देखो कि आपका x का जो कोएफिशिएंट है नीचे वो m के बराबर है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x आपको ढूंढने के लिए बोलूंगा तो वो कैसे बनेगा, यहां पे मुझे कंपेरेबल फॉर्मेट में इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। सो यहां पे y इज इक्वल टू कितना बनने वाला है, y इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा अपॉन a के साथ में कितना जाएगा, b ऊपर साइन थीटा नीचे, b ऊपर साइन थीटा नीचे, ये आएगा आपका x का कोएफिशिएंट, और साथ ही साथ 1 जो है वो उसके अंदर क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, b ऊपर साइन थीटा नीचे। सो b ऊपर साइन थीटा नीचे, दिस इज द सेम इक्वेशन। उस इक्वेशन को बस हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। क्लियर हो रहा है। सो मैं यहां पे कंपेयर करके देख पा रहा हूं, यहां पे x के साथ में इतनी बड़ी सी वैल्यू लिखी है, यहां पे x के साथ में m लिखा है, मतलब यहां पे कंपैरिजन में क्या जा रहा है, आपका m शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन a tan थीटा। tan थीटा लिख सकता हूं इस चीज को, डिनोमिनेटर में tan थीटा। सो दैट फर्दर गिव्स मी कि मेरा जो यहां पे tan थीटा का वैल्यू है वो माइनस बी अपॉन ए एम के बराबर है, माइनस बी अपॉन ए एम के बराबर है। लेकिन मुझे तो tan थीटा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे cos थीटा और sin थीटा चाहिए। अगर मैं यहां पे cos थीटा की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू डाल दूंगा m के टर्म्स में तो मेरा आंसर आ जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो कैलकुलेट करना है ना, तो कोई बड़ी बात थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे आप वो कैसे निकालेंगे, कभी भी आपको अगर tan थीटा पता होता है तो आप क्या करते हो, ट्राइंगल बना के sin थीटा cos थीटा निकाल लेते हो। तो आपका tan थीटा का वैल्यू कितना है, b अपॉन ए एम। माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि ट्राइंगल मेथड का यूज करने में हम साइड को नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं।
तो साइड को पॉजिटिव बना के चलते हैं, बी ऊपर हो गया, यहाँ पे एम नीचे हो गया, माइनस साइन का अलग इंपॉर्टेंस है, वो आगे जाके देख लेंगे। तो अगर आपके उसमें राइट एंगल ट्राइंगल के दोनों साइड्स हैं तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो अच्छी क्वांटिटी है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो अच्छी क्वांटिटी, ठीक है। ये हमारा जो टेंजेंसी का कंडीशन है, ये वैसे कुछ तो दिख रहा है, तो याद हो जाएगा, इसका मतलब फॉर्मूला ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा हमको, ठीक है। अच्छा, तो यहां से अब जल्दी से बताओ कि साइन थीटा मैंने कितना लिखना चाहिए। साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपका कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन, मतलब ये हो जाएगा ए एम अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपके ट्राइंगल की मदद से आंसर निकल के आ रहे हैं। ओके, लेकिन अब यहां पे ध्यान से देखो, हाँ ऊपर बी साइन थीटा है, हाँ यस, थैंक यू वेरी मच। तो यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ये बिल्कुल सही बता रहा है बच्चा ने कि यहां पे हमने सर्कल वाले लिख दिए हैं जबकि ये इलिप्स वाले आना चाहिए। ऑलराइट, तो यहां पे अब क्या करना है, यहां पे एक थोड़ा सा ध्यान देना है कि यार आपका tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में ये अंडर रूट वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी और मेरा आंसर कितना आएगा tan थीटा का, b अपॉन ए एम, जबकि आना कितना चाहिए था, माइनस ऑफ b अपॉन ए एम आना चाहिए था, क्योंकि यहां से हमने स्टार्ट किया था। सो ये माइनस साइन एक्चुअली क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपने साइन को प्लस के साथ में लिया है तो कॉस को माइनस के साथ में लो, अगर आपने साइन को माइनस के साथ में लिया है तो कॉस को प्लस के साथ में लो। मतलब एट ए टाइम एक को प्लस साइन और एक को माइनस साइन देना चाहिए, एट ए टाइम एक को प्लस साइन और एक को माइनस साइन देना चाहिए, है ना, या फिर इसको माइनस तो इसको प्लस देना चाहिए। ये वाली बात समझ में आ रही, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से दोनों अपोजिट साइन के होना चाहिए। तो अब ये वैल्यू उठा के डाल दो इसके अंदर, अगर आप साइन थीटा यहां डालते हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर कॉस थीटा उठा के डालते हो तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात आई समझ में। यहां पर हमें क्या करना है, बस ये दोनों वैल्यूज उठा के ऊपर वाले इक्वेशन में डालना है और नेक्स्ट वैल्यूज जनरेट करना है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ इजी इट इज। यहां पे आपको बस कंपेयर करने से आंसर मिल रहे हैं। तो एक बार फिर से हमारे जो आंसर है उनको देख लेते हैं। क्या ऐसे कुछ यहाँ पे आंसर लिखे हुए थे क्या, कहाँ गए हम, यहां गए, ऑलराइट। क्या ऐसे कुछ आंसर्स लिखे हुए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए, ठीक है। यहां पर पहले बात तो ये नोटिस करो, अगर ऊपर प्लस है तो यहां पे माइनस है, अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस है, दोनों के साइन अलग अलग लेना है, ठीक है। अब इस चीज को आसानी से याद करने के लिए आप नीचे वाली जो वैल्यू है, नीचे वाले वैल्यू को आप सी लिख के अपने फॉर्मूले को सिंपल बना सकते हो। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी कॉमा माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी। आई थिंक अब ये देख के आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमको सी है ऐसा पता है, ठीक है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को। ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का डेरिवेशन है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑलराइट, चलो तो अब मेरे ख्याल से अगर आएगा आपके पास में ऐसा कोई क्वेश्चन तो आप बड़े आसानी से ये फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल के बता दोगे। तो यहाँ पे आपकी जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है पूरा कंप्लीट होता है आज के लेक्चर का। आपने यहाँ पे कॉर्ड का इक्वेशन देख लिया, आपने यहाँ पे जो टेंजेंट्स के इक्वेशंस थे अलोंग विद देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो भी देख लिए, है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो 2015 मेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब मैंने आपके साथ में अभी एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, मैंने बस आपको थ्योरी बताई है। एंड इवन देन आई एम कॉन्फिडेंट कि आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे, है ना। इस क्वेश्चन को आप क्रैक क्यों कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक आइडिया है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं। सर्कल्स पढ़ लिया हमने यहाँ पे पैराबोला पढ़ लिया, अब इलिप्स के अंदर हमें चीजें ज्यादा नई नहीं लग रही हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ के देखते हैं क्या बोल रही है। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स दैट। तो इलिप्स के लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स, तो पहले बात तो यहाँ पे इलिप्स के अंदर 2 एलआर होते हैं, मतलब 4 एलआर के एंड पॉइंट्स हैं, तो आपके 4 टेंजेंट्स बनेंगे और 4 टेंजेंट्स बनेंगे इसलिए एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा जिसका एरिया यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर इमेजिन करेंगे। तो आपका फिगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में आना चाहिए, एक इलिप्स है
जिसका ए का वैल्यू बड़ा है और बी का वैल्यू छोटा है। अगर आप एलआर के एंड पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट्स बनाओगे, एलआर के एंड पॉइंट्स के ऊपर अगर आप टेंजेंट्स बनाओगे तो आपके पास में एक क्वाड्रिलेटरल जनरेट होगा। यहां पे अगर नाम देना चाहते हो तो नाम दे दो ए बी सी एंड डी, जिसका एरिया आपको निकाल के बताना है। अब आई गेस बच्चे थोड़े समझदार तो हो गए हैं। यहां पर आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल है ये चारों क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक है। मतलब सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया फाइंड कर लूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रायंगल बन रहा है अगर मैं उसका एरिया फाइंड कर लूं तो उसको इंटू 4 करके मेरे पास में फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। उसको इंटू 4 करके मेरे पास फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इस चीज को प्रोसीड करने के लिए क्या चाहिए आपको? बस आपको यहां पे एलआर का एंड पॉइंट चाहिए। एलआर का एंड पॉइंट पता होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो वो कितना होता है ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। मैं यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंड पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यार ये इनिशियली जब हमने चीजें सीखी थी, जब हम आपसे क्वेश्चन कराते हैं बहुत ही सिंपल वाले कि आप एलआर के एंड पॉइंट्स फाइंड करके बताओ, फोकस फाइंड करके बताओ, आप यहाँ पे जो फोकल डिस्टेंस है वो फाइंड करके बताओ किसी पॉइंट का। ठीक है, सो वो इनिशियली बहुत सिंपल लगता है क्वेश्चन, ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन कभी आने वाले थोड़ी है। लेकिन अब अगर किसी बच्चे ने ये याद नहीं किया है तो अब उसको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा हमसे। सो जो बेसिक्स हैं उनको तो स्ट्रॉन्ग करना ही होता है आपको। ठीक है, सो यू कैन नॉट लीव द फर्स्ट 2 लेक्चर्स, पहले 2 लेक्चर देखे नहीं, डायरेक्टली टेंजेंट देख लेते हैं क्योंकि टेंजेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये आपको हेल्प नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी तो है मुझे, लेकिन किस पॉइंट पे लिखना है वो मुझे खुद को फाइंड करना है। ठीक है, तो ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए हम ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये पॉइंट पी है जो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन जनरेट करके देगा। ठीक है, सो अब इस पॉइंट के लिए मुझे ई का रिक्वायरमेंट है, तो ई कितना होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस छोटे की वैल्यू अपॉन बड़े की वैल्यू। ठीक है, तो छोटा वैल्यू 5, बड़ी वैल्यू 9, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिलेशन होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/9, मतलब ये हो जाएगा 2/3। तो ई का वैल्यू आ गया, तो ए इंटू ई कितना हो जाएगा आपका, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका यहाँ पे 3 के बराबर है और बी का वैल्यू आपका यहाँ पे √5 के बराबर है। सो अब हमारा जो पी पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, पी पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 बाय ए, तो 5/3। तो अब मैं यहां पे अगर पॉइंट जान चुका हूं जहां पे मुझे टेंजेंट बनानी है तो क्या यूज करेंगे, यहां पे पॉइंट फॉर्मेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पॉइंट फॉर्मेट यूज करेंगे। क्लियर हो गया? ऑलराइट, सो पॉइंट फॉर्मेट क्या बोलता है हमें, x(1) हमारा इक्वेशन क्या है एलिप्स का, एलिप्स का इक्वेशन हमारे पास में x² प्लस y² 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन कितना हो जाएगा, x(1) 2 था ही ना, हाँ 2 था, x(1) 9 प्लस y1 5/3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। 5 कर दो कैंसिल, और यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। ये अगर मेरा टेंजेंट का इक्वेशन है तो मैं यहाँ पे निकालना क्या चाहता हूं, मैं यहाँ पे AOB ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना चाहता हूं। AOB ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पे बेस का लेंथ और ये जो हाइट का लेंथ है वो निकालना है। मतलब आपको बेसिकली टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है विद x एक्सिस एंड विद y एक्सिस। तो यहाँ पे आप अगर a की वैल्यू निकालना चाहते हो, आप अगर यहाँ पे a कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, x की वैल्यू को 0 डालोगे तो y का जो आंसर आया वो आपकी हाइट हो जाएगी, y का आंसर आ जाएगा आपका 3 के बराबर। और b की कोऑर्डिनेट निकालने जाओगे तो उसके लिए आपको y इक्वल टू 0 डालना पड़ेगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी विच इज 9/2 वो आपका यहाँ पे बेस का लेंथ हो जाएगा, है ना। b का कोऑर्डिनेट क्या है 9/2, 0। ठीक है, सो 9/2, 0 आपका बेस का लेंथ 9/2 आ गया। तो आपको यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ये हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया आपके पास में 27/4। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा आपका 27। ठीक है, आई गेस ये क्वेश्चन तो सारे बच्चों ने समझ ही लिया होगा। पॉइंट फॉर्मेट का कितने बढ़िया तरीके से यूज करवाया गया है, समझ में आया सारे बच्चों को। पॉइंट फॉर्मेट बहुत बढ़िया तरीके से यूज हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि पॉइंट आप खुद फाइंड कर रहे हो। अगर यहाँ पे डायरेक्टली दिया होता कि इसके ऊपर आप टेंशन बनाओ और यहाँ पे कुछ एरिया फाइंड करो, वो तो बकवास क्वेश्चन हो गया होता।
ठीक है, मेंस वालों ने थोड़ा अच्छे तरीके से इसको पूछा, उन्होंने LR के एंड पॉइंट पे टेंजेंट बनवाई है, ठीक है। ऑलराइट, लेट अस ट्राई मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। अभी 2005 स्क्रीनिंग में आया था, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपने प्रीवियस ईयर का मानना ही नहीं चाहिए, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन तब भी यहाँ पे हम अलग एक फॉर्मेट यूज करेंगे, उस फॉर्मेट को यूज करवाना चाह रहा हूं, पैरामीट्रिक फॉर्मेट को यूज करवाना चाह रहा हूं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे, मिनिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द टेंजेंट टू दिस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। तो यहाँ पे किस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है नहीं पता, किसी भी पॉइंट पे बनाओ, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। वो क्या बोल रहा है, जब आप यहाँ पे इतनी अलग अलग टेंजेंट्स बनाओगे तो कोई तो टेंजेंट ऐसी बनेगी जिसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में आपके साथ जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया मिनिमम आएगा। सो व्हाट विल बी दैट मिनिमम एरिया, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझे सारे बच्चे, है ना। तो यहां पे एक बार फिगर के थ्रू इलस्ट्रेशन दे देता हूं आपको। आपके पास में एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ में एक एलिप्स बना हुआ है। आप अगर टेंजेंट बनाना चाहते हो किसी पॉइंट के ऊपर तो बिल्कुल बनाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पॉइंट कैसा है हमको पता ही नहीं है, इसलिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट a cos थीटा कॉमा b sin थीटा यूज करेंगे। और अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ए बी लिखना चाह रहा हूं तो मेरे पास में इक्वेशन तो ऑलरेडी याद है मुझे, कितना होता है, x बाय ए cos थीटा प्लस y बाय बी sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे आपको, क्योंकि इस ट्राइंगल OAB का एरिया का डिस्कशन करना है, तो क्यों ना हम बिल्कुल पुराने वाले अप्रोच पे चले जाएं जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था। एक एक करके यहां पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 डालते हैं। अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b अपॉन साइन थीटा। और वैसे ही अगर मैं y की वैल्यू 0 डालूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a अपॉन कॉस थीटा। तो x की वैल्यू a अपॉन कॉस थीटा, b की वैल्यू y की वैल्यू b अपॉन साइन थीटा, x और y दोनों की वैल्यू आ गई। तो यहां पे एरिया कितना हो जाएगा ट्राइंगल का, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर में जो बन रहा है वो तो बहुत ही बढ़िया चीज है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा। तो आपका यहां पे वैल्यू क्या बन रहा है, ए बी अपॉन साइन 2 थीटा। ये अब आप कोई सा भी थीटा डालो, कोई सा भी यहां पे थीटा डालो, आपको अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग टेंजेंट बनेगी और अलग अलग टेंजेंट के अलग अलग एरियाज आएंगे। हमें क्या चाहिए, हमें यहां पे मिनिमम वैल्यू बतानी है इसकी कितनी हो सकती है। तो यहां पे जो वेरिएबल क्वांटिटी है हम उसको क्या करना चाहेंगे, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो हम उसको मैक्सिमम करना चाहेंगे। जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम है तो ओवरऑल क्वांटिटी आपकी मिनिमम है। तो डिनोमिनेटर क्योंकि साइन है तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो आपका यहां पे जो मैक्सिमम एरिया निकल के आ सकता है वो कितना हो सकता है, ए बी हो सकता है। क्लियर हुआ, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। और करते हैं क्वेश्चंस, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, यहां पे थोड़ा सा लोकस वाला फील आएगा हमें, लेकिन जो आइडिया है, जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रखेंगे, कुछ भी यहां पे ज्यादा चेंज हमें करना नहीं है, ठीक है। क्या दिया है, इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स दिस, इलिप्स कैसा है, इलिप्स को पहले अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। क्या किया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसा देख के हमें ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर भी अब मुझे क्लियर हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेच्ड इलिप्स है, ठीक है, ओके। तो ऐसा कुछ हम इमेजिन कर रहे हैं, पोटैटो दिख रहा है लेकिन यहाँ पे इमेजिन कर लो कि ये आपका इलिप्स है, ठीक है। देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आप कहीं पर भी बनाओ, आप कहीं पर भी टेंजेंट बनाओ, ठीक है। तो हमने ऐसी टेंजेंट बना दी, ठीक है। सो हमने किसी पी पॉइंट पर टेंजेंट बनाई है, वो ए और बी पे यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जितना इसने इंटरसेप्ट बनाया है, इंटरसेप्ट कितना बनाया है इसने, ए से लेके बी तक का इंटरसेप्ट बनाया है, उसका जो मिड पॉइंट है, उसका मिड पॉइंट का लोकस बताना है। अब इसका मिड पॉइंट पी पे आएगा ये कोई जरूरी नहीं है, इसका मिड पॉइंट कहीं पर भी आ सकता है, तो इसको हम सी नाम देते हैं, विच इज एच कॉमा के। हमें इस एच कॉमा के का लोकस निकाल के बताना है, क्लियर, ओके। तो क्या कर सकते हैं, यहां पे फिर से स्टार्ट कैसे करेंगे, हम अपना एक जनरल पॉइंट पी थीटा के टर्म्स में मानेंगे। तो यहां पे जो आपका पी पॉइंट है थीटा के टर्म्स में कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ए और बी पता है, तो हटाते हैं, यहाँ पे ए को हटाते हैं, बी को हटाते हैं और एक्चुअल वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे a का वैल्यू कितना है √2, b का वैल्यू कितना है 1, तो हो जाएगा आपका √2 cos थीटा कॉमा साइन थीटा। √2 cos थीटा कॉमा साइन थीटा ये आपका p का पॉइंट है, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे अगर टेंजेंट लिखूंगा तो मेरा टेंजेंट का इक्वेशन कितना आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p ये आएगा आपके पास में डायरेक्ट फॉर्मूले से, है ना। अब ये फॉर्मूला करने का इंपॉर्टेंस ये है कि x बाय a, फिर से a की वैल्यू हमको पता है, x बाय a cos थीटा प्लस y बाय b साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अभी तक हमने जो 2-3 क्वेश्चन किए उसके अंदर कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही, यहां पे हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोल रहे हैं बार बार वो, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पे फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में a और b पॉइंट निकालेंगे, जो निकालने के लिए एक बार x को 0 डालना है, एक बार y को 0 डालना है। अगर मैं x को 0 डालूंगा तो मेरे पास कौन सा पॉइंट आएगा, b पॉइंट आएगा। b पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर x 0 डालोगे तो ये तो हट गया, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/sin थीटा। और अगर आप a का कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 डालोगे, क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 पे आपका x का वैल्यू आ जाएगा √2/cos थीटा। अगर ये आपके a और b के कोऑर्डिनेट्स हैं तो आपका जो यहाँ पे ग्रीन कलर से पॉइंट मेंशन्ड है, लेट अस कॉल दिस मिड पॉइंट m, इसके m के कोऑर्डिनेट्स कितने निकलेंगे, m के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट होने की वजह से इसकी y, इसकी x की वैल्यू, इसकी x की वैल्यू ऐड करके डिवाइड बाय 2, 0 प्लस दिस डिवाइड बाय 2 मतलब दिस डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा आपका h विच इज 1/√2 cos थीटा। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते आ गया सारे बच्चों को। कुछ बच्चे नोट्स पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे तो थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं, 0 प्लस √2 cos थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये बन क्या रहा है, h इज इक्वल टू 1/√2 cos थीटा। एंड सिमिलरली आपका यहाँ पे जो k का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा 1/2 sin थीटा, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स हैं h और k, आपको इसी का लोकस निकालना है। तो लोकस का मतलब क्या होता है, आपको h और k के बीच में रिलेशन निकालना है। अगर आप h और k के बीच में रिलेशन निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे थीटा एक अननोन क्वांटिटी जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हो। अब इस तरह के क्वेश्चन में इसीलिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थोड़ा सा यहाँ पे प्रिफर्ड होता है, क्योंकि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा को एलिमिनेट करने का डायरेक्ट आइडिया हमारे पास होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो इट इज प्रिफर्ड अप्रोच टू यूज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्मेट इन सच केसेस। अदरवाइज आप स्लो फॉर्मेट से भी करोगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन वहां पे m को एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो यहां से मुझे जो नजर आ रहा है बात वो क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा ऊपर ले जाओ, h को नीचे ले आओ, 1/√2 इंटू h, और साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर k नीचे 1/2k, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 होता है इसलिए आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1/2h स्क्वायर प्लस 1/4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आखिरी स्टेप तो कर ही लेंगे सारे बच्चे, h और k को रिप्लेस कर लेंगे सारे बच्चे x और y से, तो आपका यहाँ पे आंसर कौन सा आ रहा है, 1/2x स्क्वायर प्लस 1/4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो यहाँ पे आपका a आंसर है। सो लोकस के क्वेश्चन अब हमें देख के ज्यादा डर नहीं लगना चाहिए, सर्कल्स में, उसके बाद पैराबोला में, अब इलिप्स में भी हम यहाँ पे लोकस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आगे चल के जब हम यहाँ पे कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये सारी चीजें सीख लेंगे, तब और भी ज्यादा हम यहाँ पे लोकस के क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, और क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब ये क्वेश्चन फिर से 2014 मेंस में आया था, ठीक है। अगेन इसके पहले हमने 2015 मेंस का क्वेश्चन किया है, वो भी इलिप्स का था। अभी 2014 मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी इलिप्स का है, ठीक है। सो मतलब रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं, इलिप्स हाइपरबोला छोड़ना नहीं है, ठीक है। पैराबोला तक आके रुक जाते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन और आगे बढ़ना है, इलिप्स हाइपरबोला भी करो। इलिप्स एंड हाइपरबोला भी अगर आपने अच्छे से किया हुआ है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करते आ जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, अगेन मेंस का क्वेश्चन है लोकस, लोकस का क्वेश्चन है, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द इलिप्स दिस ऑन एनी टेंजेंट टू इट। कोई सी भी टेंजेंट हो, हमें यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा, हम उसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है उसका लोकस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बाकी क्वेश्चन से बेटर है, तो हालांकि कैलकुलेशन वाइज तो ये भी बहुत छोटा है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपने पक्के से अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम में, लेकिन समझने के लिए ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है। तो इसके अंदर सिचुएशन को समझते हैं। सबसे पहले आपके पास में एक ऐसा एलिप्स दिया है जिसका a का वैल्यू बड़ा है, b का वैल्यू छोटा है, ठीक है। सो ये ऐसा ही कुछ तो बनेगा। उसके बाद में आपने कोई तो एक टेंजेंट बनाया, एनी टेंजेंट, तो यहाँ पे रैंडम अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे कुछ बना सकता हूँ, ठीक है। सो लेट अस टेक इट लाइक दिस। आपने किसी एक p पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाया, उसके बाद क्या किया, आपने इस टेंजेंट के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। सो परपेंडिकुलर डालेंगे तो कहीं और जाएगा, कहीं भी जा सकता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर भी आ सकता है किसी स्पेशल केस में, लेकिन अदरवाइज तो अलग जाएगा। तो ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेटर से इसको m बोलते हैं, ये हमारा सेंटर O है विच इज 0 0, और आपको इस m का लोकस निकालना है, मतलब इसको हमने h, k नाम देना चाहिए। एक बार सारे बच्चे फिर से क्वेश्चन देखें, फिगर देखें, यही फिगर आपने ही बनाया था। क्या बोला यहाँ पे, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, locus of foot of perpendicular drawn from the center of the ellipse this on any tangent to it, कोई सी भी टेंजेंट है उसके ऊपर आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकाल के बताना है। कैसे अप्रोच कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान अप्रोच है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, आप इस बार जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखना चाह रहे हो वो आप लिखो स्लो फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में, स्लो फॉर्मेट में, तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। क्यों, आगे चल के आपको समझ में आएगा। यही बस आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे हमने अलग अलग फॉर्मेट की जो इक्वेशन सीखी है, कौन से क्वेश्चन में कौन सा लगा के यहाँ पे फायदा हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट से किया, उसका 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्मेट से किए। ये वाला क्वेश्चन हम सजेस्ट करें कि स्लो फॉर्मेट से करो, फायदा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम कैसे बोल रहे हैं, वो फायदा क्यों होगा। आप यहाँ पे P के ऊपर जो टेंजेंट बनी है उसका इक्वेशन ऐसा लिखो, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। मतलब यहाँ पे a और b की वैल्यू तो हम रिप्लेस कर ही सकते हैं। तो आपका a स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 6 के बराबर, और b स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2 के बराबर। तो ये किसी भी m के लिए आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है। कोई सा भी m डालोगे आपको रैंडम टेंजेंट मिलेगी, वो वैसे ही बोल रहा है एनी टेंजेंट यहाँ पे आप ले सकते हो। अब मुझे क्या पता है, मुझे 2 चीजें पता है कि m जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मतलब ये जो आपका ब्लैक फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये अपनी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब टेंजेंट का स्लोप तो हमको m पता है, पहले से टेंजेंट का स्लोप हमको ऑलरेडी m पता है, तो इसका मतलब ये जो OM ब्लैक कलर का परपेंडिकुलर ड्रॉप है उसका स्लोप कितना हो जाना चाहिए, उसका स्लोप -1/m हो जाना चाहिए कि नहीं, हो जाना चाहिए -1/m। ये एक बहुत बढ़िया इक्वेशन आपको जनरेट करके देगा, ठीक है। क्या इक्वेशन है, सबसे पहली इक्वेशन है आपकी इक्वेशन यहाँ पे 1 जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो किसकी मदद से कर रहे हैं कि OM इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, OM इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। सो आपका यहाँ पे जो OM का स्लोप है वो कितना आ रहा है, k/h के बराबर। टेंजेंट का स्लोप कितना है, वो टेंजेंट का स्लोप है आपका m के बराबर, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -1 मिलना चाहिए। ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई। और एक इक्वेशन में कैसे जनरेट कर सकता हूं, और एक इक्वेशन में जनरेट कर सकता हूं ये देख के कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा, वो टेंजेंट के ऊपर तो लाया करता ही है ना। सो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया कि इक्वेशन 2 कैसे आएगी कि h, k लाइज ऑन टेंजेंट। क्लियर हुआ। तो आपका यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन आपका ऐसा कुछ आना चाहिए, y इज इक्वल टू, मतलब k इज इक्वल टू mh प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 6m स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। अब मुझे क्या चाहिए होता है, अगर मुझे लोकस का क्वेश्चन आ रहा है तो हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमें h और k में कुछ भी करके रिलेशन निकाल के बताना है। h और k में रिलेशन आ गया मतलब आपका लोकस का आंसर आ गया। तो यहां पे क्या दिक्कत दे रहा है, बस m ही तो दिक्कत दे रहा है। m क्यों यहां पे दिक्कत देने वाला, क्योंकि वो पैरामीटर है, वही तो अननोन के टर्म्स में हमने इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया
क्योंकि m की वैल्यू चेंज करेंगे तभी तो आपको यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर चेंज होगा, क्योंकि m की वैल्यू चेंज करने से आपकी टेंजेंट चेंज हो रही है, टेंजेंट चेंज होगी तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कहीं और चला जाएगा। उसी चीज का आपको लोकस निकाल के बताना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे m को रिप्लेस करने की बारी आ गई है। m को किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं? माइनस एच बाय के से रिप्लेस कर सकता हूं। m को मैं माइनस एच बाय के से रिप्लेस कर रहा हूं, देखें सारे बच्चे। और उसके बाद फिर कंपेयर करें कि कौन सा आंसर आपका जनरेट होगा। सो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन के इंटू एच एंड प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 6 टाइम्स ऑफ माइनस एच अपॉन के का स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले अंडर रूट को सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 6h स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 6h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो नीचे वाला के स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और यहां पर बचेगा के। यहां पर भी है नीचे के, तो मैं पूरी इक्वेशन में अगर के से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये नीचे वाले जो मेरे डिनोमिनेटर से वो कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 6h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो अब यहां पे अंडर रूट अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे में हमारा जो ऑप्शन है उसके अंदर अंडर रूट नहीं है, तो इसका मतलब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। अगर मैं यहाँ पे माइनस एच स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं और दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो मुझे आई गेस मेरा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। एक बार चेक करते हैं कि ये कहीं लिखा हुआ है क्या। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर प्लस ओहो मैंने यहाँ पे कॉपी में मिस्टेक किया, ओहो प्लस 1 क्यों लिखा? तभी तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। और कहाँ 2 आना चाहिए? यहाँ 2 आना चाहिए। और कहाँ 2 आना चाहिए? आगे भी 2 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि है। क्यों आना चाहिए? क्योंकि है। यहाँ पे जो है अंडर रूट के अंदर 6m स्क्वायर प्लस 2 है। चलो तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, अच्छी बात है कि एटलीस्ट ये वाला ऑप्शन है नहीं तो यहाँ पे मेरे माइनस मार्किंग हो जाती, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बच गया क्योंकि ऑप्शन जो है हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं। चलो तो यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, फिर से लिखेंगे इसको 2k स्क्वायर लिखेंगे इसके प्लेस में, ठीक है। ये हो जाएगा 2k स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2k स्क्वायर। अब आई गेस वी आर नाउ हैप्पी क्योंकि हमारा जो है ए आंसर मैच कर रहा है। यस वी आर हैप्पी नाउ। लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपको ये सिखा रहा है कि आपको अगर लोकस का क्वेश्चन आ रहा है तो हर बार आप यहाँ पे एक ही चीज थीटा के टर्म्स में सोचोगे जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप m के फॉर्मेट में भी काफी बढ़िया सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे डेटा किस तरह से दिया है। आप डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि अब आप कौन से फॉर्मेट का इक्वेशन यूज करके सबसे जल्दी आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। सो आज के जो भी क्वेश्चन हमने किए बच्चों, कुछ ना कुछ आपको नया सिखा रहे थे। इनिशियली हमने जो टेंजेंट का क्वेश्चन किया वो पॉइंट फॉर्मेट का था, उसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्मेट का, ये हमने स्लोप फॉर्मेट का किया है। देन आई गेस ऑल द स्टूडेंट्स आर रेडी नाउ टू डू फ्यू मोर क्वेश्चंस, है ना। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चंस आपको करना है होमवर्क में, ठीक है। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें सारे बच्चे, कल के लेक्चर में इनका सॉल्यूशन में डिस्कस करूंगा। ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लें सारे बच्चे। अदरवाइज वैसे तो आप नोट्स डाउनलोड करते ही होंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत जल्दी नोट्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। यू कैन हैव अ लुक एट क्वेश्चंस फ्रॉम देयर आल्सो, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एडवांस, आई गेस जहां तक मुझे याद आ रहा है एडवांस का क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है। सो मतलब IIT JEE का क्वेश्चन है जो भी है ना, मेंस एडवांस का ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है, JEE का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, है ना। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इनको सारे बच्चे ट्राई करेंगे। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे आंसर निकाल पाएगा देन दे कैन एक्चुअली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका ABCD में से कौन कौन से आंसर आ रहे हैं होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 एंड होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है। ऑलराइट प्रदीप, और थोड़ी मेहनत करो, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, है ना। और इन क्वेश्चंस को भी करते आएगा आपको। आप क्या करो, एक बार इस लेक्चर को फिर से एक बार देखो, ठीक है। एक बार देखो और जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की उनको जो है अप्लाई करो आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। ओके, और आई गेस बच्चों यहाँ पे सारे बच्चे मजे से सारी चीजें समझ पा रहे हैं। लेकिन जो आपको एक बढ़िया बूस्ट चाहिए होता है अपनी रैंक के अंदर, दैट हैपन्स व्हेन यू प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है। आप अपने डाउट्स करो,
डिस्कस, आप यहाँ पे जो टेस्ट पेपर्स हैं उनको अटेम्प्ट करो, ठीक है, और भी यहाँ पे टीचर्स के साथ में अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करो। ये सारी चीजें अगर आपको मिसिंग लग रही है, देन अनअकैडमी प्लस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बी ऑन, क्योंकि यहाँ पे हम चारों टीचर्स मौजूद हैं, जयंत सर, पारस सर, मैं, नमो सर, जो आपकी हेल्प करेंगे इन क्लियरिंग योर डाउट्स एंड एलिवेटिंग योर लेवल, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स हैं, सो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन अनअकैडमी प्लस बिकॉज ऑफ योर फेवरेट टीचर। बट देन आने के बाद में आप वहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सभी की हेल्प लेके अपने जो है डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, अपने लेवल को बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो अपने हिसाब से आप बच्चों सिलेक्ट करो कि आपको कितने समय के लिए पढ़ना है। जो यहाँ पे ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं वो 12 महीने और 24 महीने वाले हैं। अगर यहाँ पे 11th के बच्चे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, देन 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपने लेना चाहिए, क्योंकि आपको अभी 2021 एडवांस तक पढ़ाई करनी है, ठीक है। और आपका ये जो प्राइस नजर आ रहा है, दिस इज आफ्टर यू गेट 10% डिस्काउंट ऑन यूजिंग समीर लाइव, है ना। अगर आपको मैथ्स में कहीं भी दिक्कत आ रही है, यू कैन ऑलवेज यूज दिस कोड समीर लाइव एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन, ताकि मुझे भी पता चले कि आप प्लस प्लेटफॉर्म पे क्यों आ रहे हो। मैथ्स से जो आपको डर लग रहा है या फिर मैथ्स में जो आपको डाउट्स आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए आ रहे हो, ठीक है। चलो, और यहाँ पे अगर कोई नए बच्चे हैं तो उन्होंने सबसे पहले एक काम करना स्टार्ट करना चाहिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप बच्चों ने शेयर करना चाहिए इन लेक्चर्स को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएं और उनकी भी मदद कर पाएं, ठीक है। तो आप जब भी शेयर कर सकते हो, शेयर करोगे तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो #JLiveDaily, और हम सब टीचर्स को भी टैग कर सकते हो। मुझे अगर आपको टैग करना है तो आप यूज़ कर सकते हो हैंडल Samir_IITR, एंड दैट विल एक्चुअली लेट मी नो इंस्टेंटली कि आपने हमारे लेक्चर्स में से किसी एक लेक्चर को अभी यहाँ पे शेयर किया है और उससे रिलेटेड आप कुछ यहाँ पे लोगों को बताना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन बच्चों आपको रेगुलरली प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपने अभी भी अगर अनअकैडमी जे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके यहाँ पे कोई भी लेक्चर्स मिस ना हो, ठीक है। और आई कैन सी अ लॉट ऑफ लाइक्स ऑलरेडी, तो अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया है लेकिन आपको यहाँ पे चीजें अगर समझ में आ गई हैं, सो डू प्रेस द लाइक बटन एंड लेट अस नो कि आपको यहाँ पे कंटेंट पसंद आ रहा है और आप इसी तरह के और भी लेक्चर्स देखना चाह रहे हो, ठीक है। एंड एज प्रॉमिस्ड आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे आज के लेक्चर के, उसको अपने साथ में डाउनलोड करके रखो फॉर योर फर्दर रिविजन, ठीक है। ऑलराइट, चलो टेक केयर, बाय बाय।